हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायो यूनिवर्स पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 11 बायोलॉजी की चैप्टर 13 जो कि है फोटोसिंथेसिस। तो इस चैप्टर के आगे के हिस्से को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जिसमें कि हम लोगों ने लाइट रिएक्शन ये सबको पढ़ा, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, नॉन साइक्लिक साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो और पहले की वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप लोग मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को पहले की वीडियो मिल जाएगी जो कि आप लोग देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जितने भी बचे हुए टॉपिक उन सभी को एक एक करके कवर करेंगे, डील करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो देर नहीं करते हुए जल्दी से हम लोग अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो डिस्कशन शुरू करने से मैं पहले एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ जो हर वीडियो में करता हूँ, कि अगर ये इस वीडियो को आप लोग देख रहे हो तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने साथ एक एनसीईआरटी बुक भी रखिएगा। और लास्ट तक देखने का क्या बेनिफिट है ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है द केल्विन साइकिल। तो जैसा कि जानते हैं केल्विन साइकिल जो है एक साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा था, मेल्विन केल्विन। उन्होंने फाइंड आउट किया था कि एक कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें C3 साइकिल जितना मीन्स की कार्बोक्सिलेशन जो होता है, कार्बन फिक्सेशन, उसमें क्या स्टेबल प्रोडक्ट होता है। तो उन्होंने देखा था कि 3 कार्बन कंपाउंड का फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड बन रहा था, ठीक है। तो इसीलिए कि इसको केल्विन साइकिल नाम दिया गया था। चलिए इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। केल्विन एंड हिज को वर्कर्स then worked out the whole pathway and showed that the pathway operated in a cyclic manner. The RUBP was regenerated. तो इसमें कह रहा है कि केल्विन और उनके जितने भी को वर्कर, जितने भी उनके सहायक लोग थे जो साथ में काम कर रहे थे, उन्होंने एक पाथवे शो किया, डिस्क्राइब किया। वो पाथवे क्या था? तो पाथवे ये था कि जो कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज बनाता है ना फोटोसिंथेसिस, वो उसका पाथवे था कि वो कैसे बनाता है, ठीक है। तो डायक्रिएशन का वो C3 वाला बताया था, ठीक है। उसी पाथवे को बताया कि कैसे शुगर, ग्लूकोज ये सब बनेगा। तो let us now see how the Calvin pathway operates and where the sugar is synthesized. Let us at the outset understand very clearly that the Calvin pathway occurs in all photosynthetic plants. It does not matter whether they have C3 or C4 or any other pathway. For ease of understanding, the Calvin cycle can be described under 3 stages: carboxylation, reduction and regeneration. इसमें यह कह रहा है कि जैसे 2 तरह के प्लांट्स होते हैं, C3 एंड C4 प्लांट। तो जो केल्विन साइकिल है ना, वो दुनिया के हर एक प्लांट में होगा। जितने भी प्लांट है जो फोटोसिंथेटिक प्लांट है, सब में C3 होगा। हाँ, ये बात है कि सब में C4 नहीं होगा। C4 कुछ ही रीजन के प्लांट में मिलते हैं, लेकिन C3 दुनिया के हर एक प्लांट में होगा, ठीक है। तो केल्विन साइकिल जो कि C3 साइकिल भी कहलाता है, वो 3 स्टेज में डिवाइड होता है: कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। अब एक एक करके देखते हैं ये होता क्या है। पहला पढ़ते हैं कार्बोक्सिलेशन। Carboxylation is the fixation of CO2 into a stable organic intermediate. इसमें यह कह रहा है कि कार्बोक्सिलेशन क्या है। तो कार्बोक्सिलेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, ठीक है। उसका फिक्सेशन चलता है और उसको एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलेशन में कार्बन, देखिए ना, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सिलेशन वर्ड ही मैच कर रहा है, ठीक है। तो इससे भी आप लोग गेस कर सकते हैं कार्बोक्सिलेशन क्या है। तो कार्बोक्सिलेशन में बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है और उसको एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट बनाया जा रहा है, इसीलिए कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। अब ये स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट क्या है ये देख लेते हैं। कार्बोक्सिलेशन इज द सॉरी Carboxylation is the most crucial step of the Calvin cycle, where CO2 is utilized for the carboxylation of RUBP. The reaction is catalyzed by the enzyme IUBP carboxylase, which result in the formation of 2 molecules of 3-PGA. ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है? इसमें यही बोल रहा है कि कार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया, उसको फिक्सेशन किया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया, उसका फिक्सेशन किया और RUBP का कार्बोक्सिलेशन किया और एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाया। वो स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? 2 molecules ऑफ 3-PGA। 3-PGA क्यों बोला? क्योंकि यहाँ जो फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड है PGA, वो 3 कार्बन का बना है, इसलिए 3-PGA। इसका कितना मॉलिक्यूल बनेगा? 2 मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलेशन में PGA का कितना मॉलिक्यूल बना? 2। कितना PGA का बना? 2।
और जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन क्या, उसमें स्टेबल प्रोडक्ट क्या बना, पीजीए, ठीक है। और जो एंजाइम यूज हो रहा था वो क्या था, आर यू बी पी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। ठीक है ना, वर्ड कितना मैच खा रहा है, कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंस दिस एंजाइम ऑल्सो हैज़ एन ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी, इट वुड मोर करेक्ट टू कॉल इट आर यू बी पी कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज रूबिस्को। तो इसमें क्या रहा है कि आर यू बी पी कार्बोक्सिलेज जो है ना, तो उसमें कार्बोक्सिलेशन करने की भी क्षमता है और ऑक्सीजनेशन करने की भी क्षमता है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन करने की दोनों की क्षमता है, दोनों एबिलिटी होती है इसमें। इसीलिए आर यू बी पी को आर यू बी पी कार्बोक्सिजनेज ऑक्सीजनेज भी कहा जाता है, और शॉर्ट में रूबिस्को। और ये वो एंजाइम है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है, रूबिस्को, ठीक है। तो आर यू बी पी का नाम रूबिस्को कैसे पड़ा, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। कार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ, ये भी समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम है जो आप लोग अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, ये बेसिकली केल्विन साइकिल का डायग्राम है, ठीक है। यहाँ आर यू बी पी आया, देखिए आर यू बी पी आ गया, रेबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। फिर कार्बन डाइऑक्साइड H2 आया, इसका क्या हुआ, कार्बोक्सिलेशन हुआ, ठीक है। फिक्सेशन हुआ CO2 का कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस से, और क्या बनाया, 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड, या ग्लाइसरेट भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर इसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन से होगा, यहाँ पे दिख रहा है कि ADP और NADP यूज हो रहा है। ये ATP और NADPH कहाँ बना था, तो लाइट रिएक्शन में ये बना, ये यहाँ पे आया, और यहाँ पे क्या हुआ, इसका ATP का ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन गया, और NADPH का NADP बना, ठीक है। और रिडक्शन के बाद फिर ट्रायोस फॉस्फेट बना, फिर वो उसका रिजनरेशन हुआ, फिर उसमें ATP गया, ADP बना, और फिर से रूबिस्को बन गया, ठीक है। चलिए एक एक करके आप पैराग्राफ में समझेंगे। Reduction. There are a series of reactions that lead to the formation of glucose. The steps involve utilization of two molecules of ATP for phosphorylation and two of NADPH for reduction per CO2 molecule fixed. इसमें कह रहा है कि जो ग्लूकोज बनाता है ना, तो वो एक ही बार में नहीं होता, उसका जो रिएक्शन होता है वो एक सीरीज में चलता है, ठीक है। मैंने मान के चल लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 6 बार, ठीक है। तो 6 बार अगर साइकिल चलेगा तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। तो ये एक बार में नहीं होता, 6 बार में होता है। और इस 6 बार में हर एक बार में कितने ATP यूज हो रहे हैं, 2 ATP यूज हो रहे हैं फॉस्फोरिलेशन के लिए, ठीक है। जो एनर्जी बन रही है वो फॉस्फोरेशन ADP और इनऑर्गेनिक, तो 2 ATP यूज हो रहे हैं, और 2 NADPH जो हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल जो NADPH के लिए जो यूज हो रहे हैं, किसके लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो फिक्स्ड हो रहा है उसके लिए, ठीक है। द फिक्सेशन ऑफ 6 molecules of carbon dioxide and 6 turns of the cycle are required for the formation of 1 molecule of glucose from the pathway। देखिए इसमें वही कह रहा है कि जो 6 मॉलिक्यूल जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका फिक्सेशन और साइकिल का 6 टर्न होगा, तभी जाके एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बन पाएगा, ठीक है। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल कब बनेगा, जब 6 कार्बन और साइकिल 6 बार चलेगा, ठीक है। तो रिडक्शन में क्या हुआ, तो बेसिकली देखिए कार्बोक्सिलेशन में हम लोग समझिए क्या हुआ, तो रिडक्शन प्रोसेस में 2 मॉलिक्यूल ATP का यूज़ हुआ और 2 मॉलिक्यूल NADPH का यूज़ हुआ, ठीक है, ताकि फॉस्फोरिलेशन हो और कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन बढ़िया से हो। अब आते हैं रीजनरेशन में। रीजनरेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RUBP इज क्रूशियल इफ द साइकिल इज टू कंटिन्यू अनइंटरप्टेड। द रीजनरेशन स्टेप्स रिक्वायर 1 ATP फॉर फॉस्फोरिलेशन टू फॉर्म RUBP। अब क्या है कि जैसे कि RUBP का कार्बोक्सिलेशन हो गया था, रूबिस्को बन गया था। अब क्या है, यहाँ पे फिर से रीजनरेशन में जब कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन हो गया तो अब आया रीजनरेशन, रीजनरेशन में फिर से RUBP जो है वो फिर से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ RUBP बनाने के लिए फिर से ATP का जरूरत होगा, कितना ATP का, तो 1 मॉलिक्यूल का। और RUBP क्यों बनेगा, तभी ना जाके वो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्ट करेगा, फिर उसका फिक्सेशन चलेगा, फिर उसके बाद 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइसरेट बनेंगे, फिर ATP और NADPH का यूज़ होगा, फिर वैसे करके साइकिल बने चलते रहेगा, और 6 बार साइकिल चलेगा तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Hence, for every CO2 molecule entering the Kelvin cycle,
3 molecules of ATP and 2 of NADPH are required. It is probably to meet this difference in number of ATP and NADPH used in the dark reaction that the cyclic phosphorylation take place. ये कह रहा है कि जो CO2 का हर एक मॉलिक्यूल जो यूज़ हुआ, ठीक है, तो जो हर एक CO2 मॉलिक्यूल जो C3 साइकिल में एंटर कर रहा है, तो उसके लिए कितना 3 मॉलिक्यूल ATP का यूज़ हुआ। एक स्टेप में हम लोगों ने देखा है कि एक स्टेप में जब कार्बोक्सिलेशन से रिडक्शन हुआ था वहाँ 2 मॉलिक्यूल, फिर जब रीरेजनेशन हुआ था वहाँ पे 1 मॉलिक्यूल, तो टोटल 3 ATP। तो हर एक स्टेप पे 3 ATP और 2 NADPH यूज़ होते थे, ठीक है। और ये जो डिफरेंस बना हुआ था इसको कैसे फुलफिल किया जा रहा था, जो साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन चल रहा है उसके थ्रू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन पूछा है कि इसमें टोटल ATP और टोटल NADPH कितना बनेगा वो बताइए। टू मेक 1 molecule of glucose 6 turns of the cycle are required. Work out how many ATP and NADPH molecules will be required to make 1 molecule of glucose through the Calvin pathway. It might help you to understand all of this if we look at what goes in and what comes out of the Calvin cycle. तो इसमें टोटल कितना बनेगा, एक साइकिल में 3 ATP और 2 NADPH हो रहा है। तो जब 6 साइकिल होगा तो कितना ATP होगा, 6 से 3 को गुना कर देंगे हो जाएगा 18, और इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 12। तो 18 ATP और 12 NADP बनेगा, ठीक है, मीन्स NADPH। चलिए अब आता है C4 पाथवे। अब ये क्या होता है, C3 तो देख लिया, अब आता है C4 पाथवे। Plants that are adapted to dry tropical regions have the C4 pathway mentioned earlier. Though these plants have the C4 oxaloacetic acid as the first CO2 fixation product, they use the C3 pathway or the Calvin cycle as the main biosynthetic pathway. Then in what way are they different from C3 plants? This is a question that you may reasonably ask. इस देखिए पैराग्राफ का कहने का मतलब क्या है, C3 पढ़े, अब आता है C4 जो साइकिल चलता है फोटोसिंथेसिस जिसमें ग्लूकोज बनता है, ये C4 जो है ये सिर्फ वैसे प्लांट में होता है जो ट्राई ट्रॉपिकल रीजन में होता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो लाइन मैंने अंडरलाइन किया आप भी अपने एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लीजिएगा। ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में जो प्लांट है ना सिर्फ उसी में C4 चलेगा और किसी में नहीं, ठीक है। लेकिन जिस प्लांट में C4 चल रहा है वहाँ C3 भी चल रहा है, ठीक है। तो और C3 क्या है, वो मेन बायोसिंथेटिक फेज है। मीन्स कि अगर कोई मेन पूछेगा कि मेन साइकिल क्या है जो कार्बोहाइड्रेट ये सब ग्लूकोज बना, तो C3 है। हाँ ये अलग बात है कि C4 भी चलेगा। और इस कारण से जो C4 प्लांट होता है जिसमें C3 भी चलता है तो इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि C4 भी प्रोड्यूस कर रहा है C3 भी कर रहा है, और C3 जो शिप होते हैं उनका प्रोडक्शन जो लेवल होता है वो कम होता है, ठीक है। तो C4 प्लांट में जो पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 4 कार्बन कंपाउंड का जिसका नाम है ऑक्सालो एसेटिक एसिड। और C3 में क्या था, बिल्कुल राइट, C3 में था 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड, और C4 में क्या है 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सालो एसेटिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। C4 plants are special. They have a special type of leaf anatomy. They tolerate high temperature. They show a response to high light intensities. They lack a process called photorespiration and have greater productivity of biomass. तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि ये पूछ रहा है कि C3 और C4 में कौन ज़्यादा ग्रेट है, कौन माने कि ज़्यादा बढ़िया है, कैसे डिफरेंस होगा जब दोनों में C3 C4 चल रहा है। तो देखिए क्या है, C4 प्लांट में कुछ स्पेशल करेक्टर पाए जाते हैं, क्योंकि C4 प्लांट जो है ड्राई रीजन में मिल रहा है, तो उसमें ड्राई रीजन में मिलने की वजह वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब फिर भी वो खाना बना रहे थे, इसमें कि उसमें कुछ तो स्पेशल कैपेबिलिटी होगा तभी ना। तो C4 प्लांट में जो लीफ एनाटॉमी होता है वो स्पेशल टाइप का होता है, प्लस वो लोग जो टेम्परेचर टॉलरेट करते हैं हायर टेम्परेचर तक टॉलरेट कर जाते हैं, ठीक है। C3 हायर टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर पाए, लेकिन C4 जो है वो हायर टेम्परेचर भी टॉलरेट कर जाएंगे। फिर हाई लाइट इंटेंसिटी, जब हाई टेम्परेचर होगा तो जाहिर सी बात है ज़्यादा लाइट पड़ेगा, तो उसको भी टॉलरेट कर जाता है C4 प्लांट। और क्या है कि C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। फोटो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके बारे में अभी तक ज़्यादा नहीं जाना गया है, जो C3 में होगा, लेकिन C4 में फोटो रेस्पिरेशन क्या नहीं होता, और उनका प्रोडक्टिविटी जो है वो भी ज़्यादा होता है, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन क्या है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।
Particularly, large cells around the vascular bundle of the C4 plants are called bundle-sealed cells. The leaves which have such anatomy are said to have Cranch anatomy. देखिए अब दो वर्ड आता है इसमें, बंडल शीथ सेल्स और क्रेंच एनाटॉमी। ये C4 प्लांट में मिलेगा। क्या होता है तो देखिए, वस्कुलर बंडल होता है जाइलम फ्लोएम, उसके अराउंड में एक लार्ज सेल का ग्रुप मिलेगा, ठीक है। तो वस्कुलर बंडल के अराउंड में लार्ज सेल का ग्रुप मिलेगा, और जो लार्ज सेल का ग्रुप वस्कुलर बंडल के चारों तरफ मिल रहा है उसको कहते हैं बंडल शीथ सेल्स, ठीक है। और जो ऐसा एनाटॉमी जो बन रहा है बंडल शीथ सेल्स के कारण, वैसे लीफ एनाटॉमी को क्या बोलेंगे? क्रेंच एनाटॉमी, ठीक है। क्रेंच मीन्स रेथ एंड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। तो इसमें कह रहा है कि क्रेंच का मीन्स होता है रेथ, और जो सेल्स का अरेंजमेंट होता है उसको वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। The bundle seal cells may form several layers around the vascular bundle. They are characterized by having a large number of chloroplasts, thick walls impervious to gaseous action, and no intercellular spaces. You may like to cut a section of the leaves of C4 plants, maize or sorghum to observe the crunch anatomy and the distribution of mesophyll. तो यहाँ बंडल सील सेल में तो लार्ज सेल पाए जा रहे हैं वस्कुलर बंडल के अराउंड, वो तो देख लिया। उसमें खासियत क्या है? तो बंडल सीथ सेल में लार्ज नंबर में क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट बहुत सारा होगा बंडल सीथ सेल में, बहुत सारा, ठीक। और उनका जो वॉल होगा बंडल सीथ सेल का, उसका जो सेल वॉल होगा वो चौड़ा होगा, थिक होगा और इम्परवियस होगा, ठीक, गैसियस एक्सचेंज के लिए। और बंडल सीथ सेल में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैंने अंडरलाइन नहीं किया, लेकिन आप अपने एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और कुछ C4 प्लांट का नाम भी है, मेज और सॉर्गम, जिसका आप लोग चाहे तो टेस्ट कर सकते हैं। ऐसे खैर एग्जाम के पर्पज से जान लीजिए कि C4 प्लांट के दो होते हैं, एक मेज और सॉर्गम, और भी सारे होते हैं, वो आप लोग इंटरनेट में पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे क्या लिखा हो ये देख लें। It would be interesting for you to collect leaves of diverse species of plants around you and cut vertical section of the leaves. Observe under microscope, look for the bundle seed cell around the vascular bundle. The presence of the bundle seed cell would help you identify the C4 plant. इसमें यही कह रहा है कि आपके अराउंड में जितना भी प्लांट है सबको आप आइडेंटिफाई करो, उसके लीफ का वर्टिकल सेक्शन काटो और देखो कि कहाँ पे बंडल सीड सेल मिल रहा है। जहाँ बंडल सीड सेल मिल रहा है वो हो गया C4 प्लांट, ठीक है। Now study the pathway shown in figure 13.9. This pathway that has been named the Hatch and Slack pathway is again a cyclic process. Let us study the pathway by listing the steps. मैंने यह कह रहा है जो कैल्विन साइकिल, जिसको C3 साइकिल कहते हैं हम लोग, ठीक है, उसमें 3 कार्बन का बना था। अब C4 साइकिल है, जो C4 प्लांट में जो साइकिल चलेगा उसको C4 साइकिल भी बोलेंगे और उसको हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोलेंगे, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। चलिए अब हैच एंड सेलेक्ट पाथवे जो कि C4 पाथवे, ये होता क्या है? तो जैसा कि इसमें देख सकते हैं, जो क्या लिखा हुआ वो देखते हैं। द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉस्फोफिनोल पायरुवेट। वहाँ कार्बन एक्सेप्टर कौन था? C3 साइकिल। C3 साइकिल में कार्बन एक्सेप्टर था आपका RuBP, जो 5 कार्बन का कीटो शुगर बना था, ठीक है। तो C3 साइकिल में जो कार्बन को एक्सेप्ट कर रहा था वो था RuPP, और जो C4 में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होगा, कितना? फॉस्फोफिनोल पायरुवेट, ठीक है। चलिए ये थोड़ा स्क्रीन में हिल गया, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते, क्या लिखा हम। तो द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉस्फोफिनोल पायरुवेट एंड इज प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल्स. The enzyme responsible for this fixation is PEP carboxylase or PEPcase. It is important to register that the mesophyll cells lack Rubisco enzyme. The C4 acid oxaloacetic is formed in the mesophyll cells. तो कार्बन डाइऑक्साइड आया, उसको एक्सेप्ट कर लिया किसने? फॉस्फोफिनोल पायरुवेट ने, ठीक है। और उसका फिक्सेशन होकर फिर वो ऑक्सालो एसिटिक बना दिया, ठीक है। और जो फिक्सेशन होगा कहाँ होगा? मेसोफिल सेल में। जो फॉस्फोफिनोल पायरुवेट है वो कहाँ मिल रहा है? वो मिल रहा है मेसोफिल सेल में। और उसमें जो एंजाइम यूज हो रहा है उसका नाम है पेप कार्बोक्सिलेज, जिसको पेपकेस भी कहते हैं, क्योंकि मेसोफिल सेल में रूबिस्को नहीं पाया जाता, ठीक है। रूबिस्को कहीं और पाया जाएगा, वो कहाँ होगा वो भी देखेंगे आगे।
तो मेसोफिल सेल में रुबिस्को नहीं मिलता है, यहाँ पे क्या मिलेगा, पेप्केज मिलेगा, और वो फॉस्फोपिनोल पायरोवेट को हेल्प करे कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करो और उसका फिक्सेशन करके 4 कार्बन कंपाउंड बनाओ ऑक्सालो एसिटिक एसिड, ठीक है। और याद रखें मेसोफिल में रुबिस्को नहीं होता। इट देन फॉर्म्स अदर 4 कार्बन कंपाउंड्स लाइक मैलिक एसिड और एस्पेटिक एसिड in the mesophyll cells itself, which are transported to the bundle seed cells. In the bundle seed cells, these C4 acids are broken down to release carbon dioxide and a 3 carbon molecule. The 3 carbon molecule is transported back to the mesophyll cell where it is converted to PEP again, thus completing the cycle. तो इसमें कह रहा है कि पेप ने कार्बन को एक्सेप्ट किया और ऑक्सालो एसिटिक बना दिया, फिर ऑक्सालो एसिटिक बनने के बाद आगे कन्वर्ट कर दिया उसको मैलिक एसिड और एस्पेटिक एसिड में। मैलिक एसिड और एस्पेटिक एसिड ये जो बने ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। फिर मैलिक एसिड और एस्पेटिक एसिड जो बने वो उनको फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बंडल सिथ सेल में। बंडल सेल में जब मैलिक एसिड और एस्पेटिक एसिड पहुंचते हैं तो उनको तोड़ दिया जाता है वहाँ पे, ठीक है, उनका ब्रेकडाउन हो जाता है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है और 3 कार्बन मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, ठीक है। जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है वो अभी कुछ भी रूप नहीं लिया, उसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो बंडल सेल में बना ब्रेकडाउन होने से किसका, मैलिक एसिड और एस्पेटिक एसिड, ठीक है। तो उसको फिर से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है वापस मेसोफिल के पास, तुम चले जाओ, तुम्हारा काम खत्म। तो मेसोफिल में जाके वो फिर से पेप बन जाएगा, पेप बने फॉस्फोपिनोल पायरोवेट बन जाएगा, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड का रिप्रेजेंट करेगा, फिर से ऑक्सालो एसिटिक, फिर मैलिक और फिर एस्पेटिक, ऐसे बनाते साइकिल चलेगा। तो ये पूरा एक साइकिल चल गया, ठीक है। अब इसके आगे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बना बंडल सेल में, अब वो कहाँ जाएगा उसके बारे में पढ़ें। द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द बंडल सेल्स एंटर द C3 और द कैल्विन पाथवे, अ पाथवे कॉमन टू ऑल द प्लांट्स। अब यहाँ बंडल सेल में जो 3 कार्बन कंपाउंड था वो तो चला गया वापस मेसोफिल में, अब फिर पेप बन के फिर साइकिल चलाने लगा। लेकिन अब जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बना बंडल सेल में, अब वो C3 पाथवे में एंटर करेगा, ठीक है, बंडल सेल में। और बंडल सेल में उस कहाँ कौन रहेगा, रुबिस्को, ठीक है। तो फिर वो रुबिस्को वो कार्बन डाइऑक्साइड जो वहाँ बना उसको एक्सेप्ट करेगा, फिर उसको ये क्या बना देगा, ये फॉस्फोनोल पायरोवेट बना देगा आपका, नहीं सॉरी, फॉस्फोनोल पायरोवेट नहीं बनाएगा वही तो बनाता है, हम भी कंफ्यूज हो यार। नहीं यार, पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते ना दिमाग भी कंफ्यूज हो जाता है, दिमाग से एकदम एट द मोमेंट निकल जाता है यार, ये क्या था। हाँ हाँ सॉरी, एक ही है ना, जो ये पेप है फॉस्फोनोल पायरोवेट, अब वो है फॉस्फोग्लाइसेरेट, तो लगभग एक ही जैसा है ना, इसीलिए कन्फ्यूज़न हो जाता है। चलिए, तो बंडल सेल में कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर वहाँ पे रुबिस्को आता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा, फिर उसके बाद क्या बना देगा, फॉस्फोग्लाइसेरेट एसिड, अब फिर उसके बाद अपना साइकिल चलते रहेगा। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये मेसोफिल सेल है, यहाँ पे ये मेसोफिल सेल है, कार्बन डाइऑक्साइड गया, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वाली सब दिख रहा है, ये यहाँ फिक्सेशन हुआ, यहाँ फिर देखिए इस साइड में ध्यान दीजिएगा फिर, ठीक है। तो फिक्सेशन हुआ, फॉस्फोनोल पायरोवेट कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्ट किया, फिक्सेशन किया और यहाँ पे बना दिया ऑक्सालो एसिटिक एसिड, फिर वो मैलिक एसिड एस्पेटिक एसिड बनते हुए यहाँ बंडल सेल में आया, ये मैलिक एसिड है C4 वाला, ठीक। फिर यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन होता है, इनका ब्रेकडाउन होता है, CO2 निकल गया और C3 निकल गया, ठीक है। अब C3 जो निकला उसको वापस से ट्रांसपोर्ट कर दिया यहाँ पे रीजनरेशन के लिए, कि ताकि फिर से पेप बने और फिर से प्रोसेस चले, ठीक है। और यहाँ जो CO2 निकला इसको डाल दिया C3 में, C3 में डाल दिया और यहाँ से वही फिर इसको एक्सेप्ट करेगा, फिर आगे फॉस्फोग्लाइसेरेट बना देगा, ठीक है। चलिए, तो यही रिएक्शन होता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है, एक लाइन कुछ मिस हो गया क्या, हाँ, द बंडल सेल्स आर रिच इन एन एंजाइम रुबिस्को बट लैक पेप्केज। तो भैया मेसोफिल सेल में C4 चला क्योंकि वहाँ रुबिस्को नहीं है, वहाँ पेप्केज है। बंडल सेल में C3 चला, C4 नहीं क्योंकि वहाँ पे रुबिस्को है, फिर वही रुबिस्को एक्सेप्ट करेगा, फिर जो हम लोग प्रोसेस पढ़ के आए कि 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लाइसेरेट बनाएगा, फिर आगे प्रोसेस चलते जाएगा, ठीक है। चलिए, और फिर ATP और NADP का यूज़ होगा। अब आते हैं आप फोटो रेस्पिरेशन में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं जो अभी तक पढ़ा रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा हूँ।
मैंने जो स्टार्टिंग में कहा था ना कि बीच में स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए बेसिकली क्या है ना, वीडियो आप लोगों ने चालू किया, 1 मिनट 2 मिनट देखा, फिर स्किप करके चले गए दूसरे वीडियो। तो इसमें क्या कि आप ही लोग का लॉस है। आप, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, पढ़ाना चाहिए, वो आप लोग को समझ नहीं आएगा। और ऐसे क्या है ना कि मान लीजिए कि आप लोग 24 घंटे में कुछ समय तो अपना बर्बाद ही कर दे होंगे, 2-3 घंटे। तो दिमाग में डाल लीजिए, चलो यार आधे घंटे 40 मिनट 50 मिनट बर्बाद करते थे मेरे वीडियो। तो इसमें क्या है ना कि अगर ये सोच के आओगे ना मेरे वीडियो को देखने, तो डेफिनेटली आप लोग को गेन होगा ही। एकदम नॉर्मल से आओ कि यार आज नॉलेज लेके जाना है, देखोगे शुरू से लेके अंत तक पूरा एकदम अच्छे से लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी समझ में आ जाएगा। और बायोलॉजी जो आप लोग को हार्ड लगता है ना, वो हार्ड नहीं है, रियल में बायोलॉजी बहुत ईजी है। और वो कैसे ईजी है मैं आप लोग के सामने बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है फोटो रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस लाइट के प्रेजेंस में चलता है ना, उसी को फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट और रेस्पिरेशन मीन्स पता है ये प्रोसेस, ठीक है। तो ये C3 में चलेगा और C4 में नहीं। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन मोर प्रोसेस दैट क्रिएट्स एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 and C4 plants, photorespiration. To understand photorespiration, we have to know a little bit more about the first step of the Calvin cycle, the first carbon fixation step. This is a reaction where RuBP combines with carbon dioxide to form two molecules of 3-PGA that is characterized by the Rubisco. तो फोटो रेस्पिरेशन जानने के लिए हम लोग को याद करना होगा केल्विन साइकिल के पहले स्टेप में क्या हुआ था। तो केल्विन साइकिल के पहले स्टेप में कार्बोक्सिलेशन हुआ था, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हुआ था और आरयूबीपी का कार्बोक्सिलेशन होके 2 मॉलिक्यूल बना था किसका, 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लाइसरेट का, ठीक है। और फिर आरयूबीपी वहाँ रूबिस्को बन गया था, ठीक है। आगे देखते क्या लिखा। रूबिस्को डेट इज द मोस्ट अबुंडेंट एंजाइम इन दी वर्ल्ड। ये तो मैंने पहले ही बताया कि अगर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एंजाइम को पाया तो रूबिस्को है, ठीक है। इज कैरेक्टराइज बाय द फैक्ट दैट इट्स एक्टिव साइट कैन बाइंड टू बोथ CO2 एंड ऑक्सीजन, हेंस द नेम। और रूबिस्को क्यों है, क्योंकि आरयूबीपी जो एंजाइम है ना, इसका जो एक्टिव साइड है, क्योंकि एंजाइम का एक्टिव साइड होता है, ये मैंने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ाया हुआ है कि एक्टिव साइड क्या होता है। तो एक्टिव साइड में जो आरयूबीपी का एक्टिव साइड है ना, ये कार्बन से भी जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से भी जुड़ जाएगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, राइबोलोज बीस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है, रूबिस्को। रूबिस्को हैज़ अ मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रेशियो इज नियरली इक्वल। माने जब इक्वल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी है ऑक्सीजन भी है, मीन्स मान लीजिए 10-10 है, तो रूबिस्को क्या करेगा, किससे जुड़ेगा, पहले वो कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ेगा, क्योंकि उसमें एफिनिटी जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वो ज़्यादा होता है, ठीक है। It is a relative concentration of oxygen and carbon dioxide that determines which of the two will bind to the enzyme. तो ये इनका कंसंट्रेशन ही बताता है कि रूबिस्को किससे जाके बाइंड होगा, कि ऑक्सीजन से होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड से होगा, ठीक है। तो जब फोटो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस चलता है ना, उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का घट जाता है। तो जिस कारण क्या है ना कि रूबिस्को, जो कि उसके अंदर एबिलिटी है कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी होगा ऑक्सीजन से होगा, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट घट जाएगा और ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो रूबिस्को किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से। तो रूबिस्को जाके जुड़ गया, आरयूबीपी किससे जुड़ा, ऑक्सीजन से जुड़ गया। तो ऑक्सीजन से जुड़ने के कारण रूबिस्को वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं जुटा। तो कार्बन डाइऑक्साइड से जब नहीं जुटा तो जो 2 मॉलिक्यूल जो बना फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड का, वो नहीं बनेगा। तो इसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब वहाँ पे ऑक्सीजन जुट के अलग प्रोसेस बनेगा, अलग रिएक्शन होगा, तो इससे क्या होगा कि जो प्रोडक्शन होगा वो घट जाएगा। अब समझ में आया कि ऊपर क्यों लिख रहा था कि फोटो रेस्पिरेशन होने से प्रोडक्शन घट जाता है, वो डेंजर है, C4 में नहीं होता, C3 में होता है, इसीलिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जितनी इजी करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इन C3 plants some oxygen does bind to rubisco and hence CO2 fixation is decreased. Here the RuBP, instead of being converted to two molecules of PGA, binds with oxygen to form one molecule of phosphoglycerate and a phosphoglycolate 2 carbon in a pathway called photorespiration. तो इसमें क्या हो गया, आरयूबीपी कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा नहीं क्योंकि उसका तो अमाउंट कम हो गया, ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया। तो इसमें क्या होता है, कुछ प्रोसेस के कारण ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो सीधे प्लांट में कहीं कहीं आरयूबीपी जो है ना, वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो गया। तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो गया तो वो क्या गया, जो 2 मॉलिक्यूल बना रहा था 3 कार्बन कंपाउंड का,
फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड वो नहीं बनेगा। अब क्या बना देगा उसके जगह, तो RuBP ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो जाहिर सी बात है अलग मॉलिक्यूल बनेगा, तो क्या बनेगा, बन जाएगा तुम्हारा फॉस्फोग्लाइसरेट का एक मॉलिक्यूल और फॉस्फोग्लाइकोलेट का दो दो कार्बन का उसका भी एक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन का होगा और फॉस्फोग्लाइसरेट उनका भी एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। तो ये फोटो रेस्पिरेशन, तो फोटो रेस्पिरेशन में पूछेगा कि कौन कौन से मॉलिक्यूल बनते हैं, तो फॉस्फोग्लाइसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब फॉस्फोग्लाइकोलेट कितना कार्बन का, 2 कार्बन का होता है, ठीक है। आगे देखते क्या लिखा, इन दी फोटो रेस्पिरेशन पाथवे देयर इज नाइदर सिंथेसिस ऑफ सुगर्स नॉर ऑफ एटीपी, rather it result in the release of CO2 with the utilization of ATP. In the photorespiratory pathway, there is no synthesis of ATP or NADPH. The biological function of photorespiration is not yet known yet. तो इसमें ये कह रहा है कि फोटो रेस्पिरेशन में ना कोई एटीपी नहीं बनेगा ना ही NADPH बनेगा, बल्कि क्या होगा इसमें, और तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन नहीं हुआ तो तो क्या होगा, तो जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड अनयूज्ड है तो उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, उसको रिलीज करने लगेगा। और कैसे, एटीपी का इसमें यूज होगा, एटीपी बनाने की जगह एटीपी को यूज कर लेगा, ठीक है। और फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में अभी तक जाना नहीं गया है कि इसका क्या यूज़ है, इसके बारे में अभी तक जाना, एक चीज़ है कि ये प्रोडक्शन प्लांट का घटाता है, लेकिन अगर ये नेचर में हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसका कुछ ना कुछ यूज़ होगा। तो मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी आप लोग स्कूल स्टूडेंट हो तो आगे चल के इस पर कभी सोचना, कभी अगर PhD करने का मन हुआ तो कभी सोचना कि आखिर फोटो रेस्पिरेशन है ही क्यों, प्लांट में होता क्यों है, जब उससे प्लांट को लॉस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। In C4 plants, photorespiration does not occur. This is because they have a mechanism that increases the concentration of CO2 at the enzyme site. This takes place when the C4 acid from the mesophyll is broken down in the bundle cells to release CO2. This results in increasing the intracellular concentration of CO2. In turn, this ensures that the Rubisco function as a carboxylase, minimizing the oxygenase activity. तो C4 हम लोग पढ़े कि C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, क्यों, क्योंकि C4 प्लांट में जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है ना घटेगा ही नहीं कभी, क्योंकि अभी हम लोग C4 प्लांट में पढ़े नहीं यार, मेसोफिल वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे जो एसिड बना वो बंडल सेल में गया, वहाँ एसिड टूटा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो एटमोसफियर से भी कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, अब प्लस एसिड जो टूट रहा है उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, तो इससे क्या है, अमाउंट ज़्यादा हो जा रहा है, कंसनट्रेशन ज़्यादा बढ़ जा रहा है, तो जिस कारण क्या है कि रूबिस को ऑक्सीजन के साथ नहीं जाके कार्बन डाइऑक्साइड के ही साथ बार बार मिल रहा है, क्योंकि एफिनिटी किसकी है अधिक है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलने की एफिनिटी अधिक है रूबिस्को की, ठीक। इसलिए C4 में कभी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये डिफरेंसेस है C3 प्लांट का और C4 प्लांट का, कैरेक्टरिस्टिक दिया, और यहाँ पे आप लोग को चूज़ करना है कि जैसे सेल टाइम इन विच केल्विन साइकिल टेक प्लेस, तो C3 में कहाँ होगा, कि मेसोफिल में होगा कि बंडल स्लिट सेल में होगा, क्योंकि C4 में तो बंडल स्लिट सेल में है, C3 यहाँ कहाँ होगा बताइए। तो ऐसे ऐसे करके आपको बताना है, जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा ना तब बताइएगा। अब आता है अगला टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो इसमें बेसिकली हम लोग को यही पढ़ना है कि जो फैक्टर्स होते हैं, कुछ इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं, जैसे कि नंबर, सेल के नंबर, उनका साइज, प्लांट का एज, लीफ का ओरिएंटेशन कैसा है, मेसोफिल सेल है तो उसका अरेंजमेंट कैसा है, क्लोरोप्लास्ट कितना है, इंटरनल CO2 कंसनट्रेशन कम है कि अधिक है, क्लोरोफिल कम है कि अधिक है, फिर जेनेटिक फैक्टर भी होता है, और एक्सटर्नल में सनलाइट हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कंसनट्रेशन हो जाएगा और वाटर हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर सनलाइट अधिक है तो प्रोडक्शन अधिक होना चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा गर्मी बढ़ गया तो वो C3 प्लांट है वो तो मर जाएगा, सूख जाएगा, लेकिन C4 प्लांट वो टॉलरेट कर जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम लोग देखें इंपॉर्टेंस, वाटर भी उसी तरह होता है। तो ये जो एक लिमिटिंग फैक्टर है ये किसने दिया था, ये ब्लैकमैन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं प्लांट का फोटोसिंथेसिस के लिए लिमिटिंग होता है, मीन्स लिमिटिंग फैक्टर पर काम करते हैं, इसीलिए इन्होंने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। मीन्स फैक्टर जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस को लिमिट कर देते हैं अगर सही अमाउंट में नहीं मिले तो। ये किसने दिया था, ब्लैकमैन्स, ठीक है। तो जैसे देखिए लाइट में है कि लाइट में जो है प्लांट जब जाएगा तो लाइट का क्वालिटी क्या है, लाइट का इंटेंसिटी क्या है, और कितना देर तक वो लाइट में रहेगा ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हायर लाइट का इंटेंसिटी है तो रेट जो है पहले तो ऊपर जाएगा,
ठीक है, फिर उसके बाद घट जाएगा, तो ये लिमिटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि जो डेंस फॉरेस्ट में जो प्लांट होगा वहाँ लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी लिमिटिंग फैक्टर होता है। देखिए अभी फोटो रेस्पिरेशन में अगर सही अमाउंट में होगा तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, और ज़्यादा ये मीन्स कम हो जाएगा तो फोटो रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, और अलग अलग प्लांट का अलग अलग रेस्पॉन्स होता है C2 में, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले। ठीक है, टेम्परेचर का भी वैसे ही है, जैसा टेम्परेचर का वैसा, जैसे C4 प्लांट है वो हायर टेम्परेचर में रह जाएगा, लेकिन C3 को हायर टेम्परेचर नहीं होगा, वो उसमें उसको दिक्कत हो जाएगी, या तो उसका डेथ हो जाएगा नहीं तो उसका ग्रोथ ही रुक जाएगा। फिर वाटर भी एक लिमिटिंग फैक्टर है। क्यों? क्योंकि वाटर में से ही आपका ये H2O आता है, और वो उससे हाइड्रोजन निकलता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन में हेल्प करता है और कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो वाटर भी है, अगर वाटर सही रहा तो प्लांट सही रहा। वो देखते नहीं गमला में जब वाटर नहीं पड़ता कैसे प्लांट सूख जाता है, ट्रांसपीरेशन भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समरी आ गया, यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली वही जो चैप्टर में पढ़ा वो उसी के बारे में। यहाँ पे एक टॉपिक है जो मुझे मिल नहीं रहा, वो मैं ढूंढता हूँ। एक लॉन्ग डे प्लांट था, शॉर्ट डे प्लांट था, शायद वो किसी और चैप्टर में। क्या वो लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट आप लोग जानते क्या होता है? देखिए, जब दिन के लाइट में ज़्यादा समय तक कोई प्लांट रहता है ना तब उसमें ग्रोथ शुरू होता है, तो वो होता है लॉन्ग डे प्लांट। आज जब लाइट में किसी प्लांट को रखे और वो जल्दी ही उसका ग्रोथ शुरू हो गया तो वो होता है शॉर्ट डे प्लांट। और किसी प्लांट को रखे और उसको डे लाइट से नहीं है उतना फर्क, वो अपना ग्रोथ अपने हिसाब से करता है। ठीक है, वो हो गया डे न्यूट्रल प्लांट, उस पर लाइट का असर नहीं हो रहा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से अब क्या है, चैप्टर का एंड होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और मेरी जो कोशिश है कि आप लोगों के कोचिंग के ट्यूशन के फीस बचे, जो इतना इतना पैसा आजकल लोग लेने लगे हैं, उस बचे आप लोग करना क्या, बस यूट्यूब में फ्री में एजुकेशन मिल ही रहा है। तो एक काम कर दीजिए कि मेरा चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने का यही बेनिफिट है, क्या है ना कि सब्सक्रिप्शन में आपका आ जाएगा, तो आप लोगों को यूट्यूब में सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं भी आप लोग कभी भी कोई वीडियो देखना है तो आराम से सब्सक्रिप्शन वाला खोलिए, उसमें मेरा वीडियो मिल जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों के कोचिंग के पैसे मैं बचा रहा हूँ, तो आप लोग भी मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। मुझे भरोसा है कि आप लोग खींचिएगा। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले चैप्टर जो रेस्पिरेशन है चैप्टर 14 उसमें मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय, टेक केयर। खूब मन लगा के पढ़िए और खेलिए कूदिए भी, क्योंकि हर चीज़ ज़रूरी होता है लाइफ। चलिए बाय बाय।